एक हेडिंग डालिएगा रेहान। हेलो। जी। लिखिएगा, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। डाली हेडिंग। जी। ठीक है। हम देखिए पढ़ने के जा रहे हैं, मैं उसका पहले डायग्राम बना देता हूँ आपके पास। ऐसे करके दो चार्ज पैरेलल लाइन से, जिसमें एक साइड पॉजिटिव चार्ज एंड एक साइड नेगेटिव चार्ज है। तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो जाएगी और वो इससे इधर की तरफ जाएगी। ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आपने कल कैलकुलेट की थी वो थी ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में आपकी हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको इस कंडीशन में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देना है। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब है, ये जो आपके पास कंडीशन है, इसी में आपने कोई मटेरियल डाल दिया, कह लो कंडक्टर डाल दिया, ऐसे करके। तो ये कंडक्टर क्या करेगा, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसके अंदर के जो पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल, जो एटम्स होंगे, वो क्या करना शुरू कर देंगे, पोलराइज होना शुरू कर देंगे। पोलराइज कैसे होंगे वो, तो इस तरीके से पोलराइज होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपका इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये आना शुरू हो जाएगा। जी। तो एक्चुअल में ये पोलर कंपाउंड इसके अंदर। अभी आ रही है आवाज। सर आवाज आ रही है। आ रही है आवाज, आ सर रही है। बाहर की नहीं, मुझे लगा आप आपकी पूछ रहे हैं। मुझे बाहर की नहीं आ रही। नहीं आ रही। मुझे बाहर की आवाज नहीं आ रही सर। बहुत तगड़ी आवाज आ रही है मेरे, मुझे तो। नहीं, मुझे नहीं आ रही। बात, मेरे लैपटॉप काम सही कर रहा है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन अपने आप से। देखो यहाँ जो आपने स्लैब लिया है, इसकी कुछ थिकनेस है, आप मान लीजिए थिकनेस है डी, है ना। जी। तो ये किस जी तरीके सर। से इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने यहाँ एक वैक्यूम था, उसमें एक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप इसको ऐसे देखिए, ऊपर क्या था, वैक्यूम था, आपने उसको एक मटेरियल प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है। तो इसके बारे में पहले आप लिखिएगा एक दो लाइंस। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग वैक्यूम बिटवीन देम। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आप यहां लिख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या है, दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिख देता हूँ। सिग्मा क्या है, ये है सरफेस पर कितना चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि कूलम पर मीटर स्क्वायर में होती है। तीन तरह की मैंने आपको डेंसिटीज पढ़ाई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। जी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर। जी जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के बाद में थर्ड पॉइंट लिखिएगा आप, सपोज दैट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सपोज दैट अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ नॉन पोलर एटम, नॉन पोलर एटम इज introduced between the parallel plates। ठीक है ना, और ये पैरेलल प्लेट मिलाकर बनाती है कैपेसिटर, तो आप लिख दीजिएगा ऑफ, ये पहली बार मैं इस टर्म को लिखा रहा हूँ, तो आप लिख दीजिएगा ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कैपेसिटर क्या होता है। लिख रहे हैं साथ के साथ आप? हाँ। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग फ्रॉम द स्लैब एंड इट बिकम पोलर। जो आपने नॉन पोलर रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की, जैसे वो क्या हो गया, पोलर हो गया, या कह लीजिए पोलराइज्ड हो गया। अभी जो पोलराइज हुआ है, इससे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो लिखेंगे हम, ड्यू टू दिस पोलराइजेशन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंड्यूस्ड इन द स्लैब ऑफ थिकनेस डी। जो स्लैब आपने रखा था उसके अंदर उसकी थिकनेस थी डी, और वो इसके अंदर आ गई। ठीक है ना, फील्ड ऑल्सो। ड्यू टू दिस पोलराइजेशन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इंड्यूस्ड इन द स्लैब ऑफ थिकनेस डी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मान लीजिएगा जो अंदर इंड्यूस हुई है,
दिस इलेक्ट्रिक फील्ड inside the slab is EB। ठीक है, इसको मैंने EB मान लिया, वो क्या था, E नॉट था, या पोलराइज हुआ है तो EP मान लो, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, या E इनसाइड भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो अब मुझे बताइए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल होगी, यानी कि E नेट जो होगा वो कितना बचेगा। देखिए, ये तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से थी इधर की तरफ, उसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली आ गई, यानी ये थी E नॉट और ये थी EP। तो इसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये हो जाएगा E नॉट माइनस EP। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बचेगी स्लैब ओके। इंट्रोड्यूस करने से। ठीक है, अंदर डाइलेक्ट्रिक में से क्या होगा, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, जी सर। ये लिख लीजिए, यही आपका होता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, किस तरीके से ये पोलराइज होता है। आप लिख दीजिएगा, व्हेन अ मटेरियल इज इंड्यूस्ड, या इंड्यूस मत लिखिएगा, लिखिएगा प्लेस्ड इन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, सर ये ये नोट नोट लिखना है? क्या, नोट की तरह लिखना है? जी जी, इसके बाद एंड डालिएगा। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको आप दिखाते हैं केस से। और पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो पैरेलल प्लेट्स के बीच में ये जो रखा था एक मटेरियल जिसकी थिकनेस थी D, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसे आप K से डिनोट करते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी प्रॉपर्टी है, ये है मटेरियल की प्रॉपर्टी। हेडिंग डाली आपने, जी। ठीक है, इसके बारे में लिखिएगा, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू, स्ट्रेंथ ऑफ reduced value of the electric field on placing the dielectric between a dielectric material between in between the parallel plates। ठीक है, जी। और capacitance is known, of capacitor लिखिएगा, of capacitor is known as K।
या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको बोलते हैं? ये रेशो होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नॉट टू द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस कितनी हुई वो? रिड्यूस कितनी होती है आपकी? रिड्यूस होती है ई या ई नेट। ई नेट इसी को हम बोलते जी। हैं के बराबर। ठीक है, जी सर। लिख लीजिएगा। लिख लें तो बताइएगा। ओके। जी सर। ठीक है, देखिए अब आपके पास ना टोटल तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक तो है ई नेट, जिसको आप ई से लिख सकते हैं। एक है आपके पास अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड। ये कौन सी है? ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए आप उसको, या आप सर इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट माइनस ई पी ये वाला है ना? जी जी, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ई नॉट क्या है? ये आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वैक्यूम के ऊपर आती है। और ये क्या है? ये आपकी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोलराइज होने के बाद जो आपको मिली है। तो अगर आप एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते और इसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, तो उसकी एक लिमिट होती है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ से दी है ना, वो कभी भी इससे ज्यादा नहीं होगा। ई नॉट की वैल्यू हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी किससे? ईपी से। मैक्सिमम अगर होगी तो बराबर हो जाएगी, इससे ज्यादा कभी नहीं होगी। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपने जो के लिखा था, के किसके बराबर था? वो था ई नॉट अपॉन ई। ई उसको और नेट। कैसे लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं हम ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी। अब अगर कुछ भी नहीं है ना बीच में, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सबसे पहली चीज नो मीडियम। जब कोई मीडियम ही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? कि जो आपका ईपी है वो जीरो हो जाएगा। जब ईपी जीरो हो गया तो आपका जो के है, के की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी ई नॉट अपॉन ई नॉट यानी कि वन। और आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि वैक्यूम के लिए जो के वैल्यू होती है वो वन होती है। इससे पहले ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। जी। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये की मैक्सिमम वैल्यू वन। जी, के की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वन नहीं। देखिए, आपने पोलराइज किया, ऐसे लिख लो पी पॉइंट। जो ईपी है वो बढ़ते 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 इतना हो गया कि वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही आ गया। तो आपका के कितना हो जाएगा इस केस में? ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी, जो के बराबर हो जाएगा ई नॉट अपॉन जीरो। और समथिंग अपॉन जीरो आपका टेंड करता है इन्फिनिटी को, तो के की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो जाएगी। बेसिकली ये कंडक्टर के केस में होता है। ठीक है, ये कंडक्टर के केस में जो के की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। अर्थिंग कंडक्टर कह लो या कंडक्टर कह लो,
उस केस में जो के होता है आपका कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। जी। ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा ऊपर नोट करके, के वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू वन और ग्रेटर देन वन। कभी भी ये वैल्यू लेस वन से कम नहीं आएगी। कहीं पर अगर लिखा हुआ है के वैल्यू वन से छोटी है तो वो बात, वो स्टेटमेंट आपका गलत कहलाएगा। ठीक है, जी सर। लिख लिया ये वाली बात आपने, तो ऊपर जाऊं। ऊपर चाहिए थोड़ा जी। जी जी। लिखा रेहान? जी। जी। एक जी। न्यू हेडिंग जी डाली, सर। एक न्यू हेडिंग डालिएगा, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। लिख लिया? जी। इसके बारे में लिखिएगा, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट develop per unit volume। The induced dipole moment develop per unit volume। स्क्रीन की तरफ देखिए, ये आपके पास पैरेलल प्लेट सी, जिसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, मैंने इसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, जिसका एरिया ऑलमोस्ट इन प्लेट्स के बराबर ही था। तो वो एरिया कितना है उसका, आप ले लीजिए ए, और इसकी जो थिकनेस है वो है डी। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से स्लैब, ना तो स्लैब ऐसा होता है ना ही आपकी ये बीच में रखी हुई ऑब्जेक्ट ऐसी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ रियल में होता कैसा है। रियल में आपकी जो प्लेट्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, और इन प्लेट्स के बीच में आपका एक स्लैब रखा होता है, जो कि वो भी इनके ही शेप का होता है। ठीक है, इस तरीके का बीच में मैंने रख दिया। वो कितना भी इसकी थिकनेस हो सकती है, कितना भी वो हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट होता है हर एक चीज पर। ऐसे करके मैंने इसके बीच में एक स्लैब रखा है। समझ रहे हैं? तो ये थिकनेस इसकी ये होती है डी, जी। और ये इसका एरिया होता है ए।
तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी आपने लिखी है वो है क्या? इसके एक हिस्सा चार्ज हो रहा है निगेटिव स्लैब का, एक हिस्सा चार्ज हो रहा है पॉजिटिव। तो आप मान लीजिए जितना चार्ज लेफ्ट साइड होगा उतना ही चार्ज राइट साइड होगा, और वो हो जाएगा क्यू आई के बराबर। अगर मैं चार्ज को इन दोनों चार्ज के बीच की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वो क्या हो जाता है? डाइपोल। डाइपोल आपने लिखा था ऐसे करके, दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसके बीच की डिस्टेंस होती है 2a। तो ये आपका डाइपोल होता है, उसमें डिस्टेंस तो आप यही लेते हैं ना इन दोनों चार्जेस के बीच की। जी सर। तो मैंने यहाँ पर भी डाइपोल क्या लिखा है आपका, पी जो लिखा है वो लिखा है चार्ज कितना है इनटू लेंथ कितनी है। लेकिन जो आपने पोलराइज टाइप वो पोलराइजेशन डेंसिटी बोला है, वो पोलराइजेशन डेंसिटी होती किसके बराबर है? उसको लिखते हैं कैपिटल पी से। वो बराबर होती है डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है, आपने उसको लिखा है क्यू आई इंटू डी से। और वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं एरिया इंटू डेप्थ, एरिया इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली, वॉल्यूम। इससे डी वॉल्यूम कैंसिल। किसका है? वॉल्यूम स्लैब का, जो स्लैब आपने ले रखा है। नहीं नहीं, स्लैब उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल? क्यूबिकल है, क्यूबिकल? क्यूबिकल है, हमने जो माना है क्यूबिकल मान। जी। तो उसका एरिया है ए, और ये इसकी विड्थ है डी। तो अगर इस वाले एरिया को आप इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट कह लीजिए आप। एरिया इंटू हाइट होता है। अब यहाँ हाइट तो है नहीं, बेसिकली आपकी डेप्थ काम कर रही है हाइट का। अगर ये ऐसे करके पड़ा हुआ होता, तो फिलहाल बेसिकली ऐसा होता है हमारा। जैसे ये मेरा ये ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे मेरे इस साइड भी एक प्लेट लगी हुई है और इस साइड भी एक प्लेट लगी हुई है, मैंने इसको बीच में इंसर्ट कर दिया। तो इसका जो ये वाला एरिया है, ये एरिया और ये थिकनेस, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। यहाँ पर ये जो आपने पी लिखा है, ये आपकी क्या है? पोलराइजेशन डेंसिटी है। अब ये अल्टीमेटली क्यू अपॉन ए आ गया। आपने ऊपर पढ़ा था सिग्मा, सिग्मा भी क्या था? चार्ज अपॉन एरिया। हाँ। और यहाँ पर भी वही आ गया, तो ये अल्टीमेटली बना सिग्मा आपका। तो सिग्मा ही बना है, तो आप लिख सकते हैं कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो सिग्मा के बराबर ही होती है। ठीक है, सिग्मा पी। दूसरी चीज आप इसकी वजह से कह सकते हैं देयर फोर ऑन प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन, ऑन प्लेसिंग ए डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, इट रिड्यूस्ड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इस रिड्यूस वैल्यू को आप निकालेंगे कैसे? नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आप निकालते हैं वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ईपी, वो होगी सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो रिड्यूस वैल्यू है या ई नेट वैल्यू है उसको लिखते हैं आप ई से, जो के बराबर होती है ई नॉट माइनस ईपी के। इसको आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं? हेलो? रेहान? क्या मेरा नेटवर्क चला गया? हेलो?
चलिए मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ अपने यूट्यूब के स्टार्स। तो जो हमारी ई वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये होगा ई नॉट माइनस कैपिटल पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कहीं पर भी किसी भी चीज़ को रिलेटेड सवाल पूछ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। इससे आगे की चीज़ हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है। मैं अपने YouTube के बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए। और जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल है तो आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कभी भी। या आपको अभी लग रहा है कि मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ तो मैं न्यूमेरिकल, कहाँ चले गए थे जनाब? नेटवर्क चला गया था मेरा कहाँ तक समझा था आपने? पूरा। जब आप फिर पूछ रहे थे कि आपको समझ में आया तो फिर मेरा चला गया नेटवर्क। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, यहाँ तक मतलब ये मैंने कराया था, ये बात समझ में आई है? हाँ पूरा पूरा जी पूरा। नहीं, अभी देखिए मैंने एक चीज और कराई है, यहाँ तक कराया था मैंने तब। उसमें मैंने सिग्मा पी की जगह पी डाल दिया है, क्योंकि सिग्मा पी पी के बराबर मैं ऊपर प्रूफ कर कर आया हूँ अभी। तो इक्वेशन आपसे ये भी पूछ सकता है, इससे भी सवाल कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में सवाल आएगा वो इन दोनों में से किसी से नहीं आएगा। एग्जाम में सवाल अलग तरीके से पूछेगा, वो मैं कल कराऊंगा। ठीक है। ओके सर। तो अभी आपकी मीटिंग भी एंड होने वाली है और मैं अभी यहीं तक रखूंगा। सर सेव कर लीजिए।